गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है आज के लाइव सेशन में। क्या आप सभी मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए, नमस्कार दीप, रोहित, हिमानी, शाहरुख। आज दो चार लोग नए हैं, निशु भी नए हैं और लल्लन, महेंद्र, तीन चार लोग नए हैं आज की क्लास में। हेलो एवरीवन। महेंद्र, आपने पूरे लेक्चर देख लिए हैं या फिर पहला लेक्चर है? जिस फीचर का मैं इंतजार कर रहा था वो फीचर जो है प्लस पे अवेलेबल है। हाँ, फर्स्ट लेक्चर, ठीक है। गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। अच्छा, संदीप है। किसी ने छेड़खानी कर दी है आपकी आईडी से। देखिए, कुछ अनाउंसमेंट है जो मैं आपको बताना चाहूंगा। हाँ, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने मेरे लिए प्रे किया। और जो कोरोना टेस्ट रिपोर्ट थी वो निगेटिव आई है। तो अब तबीयत ठीक है, सिम्टम्स नहीं थे, लेकिन हम लोग की कॉलोनी में सबके हुए थे। तो उस अकॉर्डिंग जो है एक डर हो जाता है, और उसी की वजह से 2 दिन क्लासेस नहीं हुई थी। ठीक है। तो कुछ अनाउंसमेंट है जो आप लोगों को सुन लेना चाहिए। हाँ, पूरा होगा, पूरा होगा। पूरा सिलेबस यहाँ पे कंप्लीट होगा। लेकिन मैं आपको एक ऐसा डेमो दिखाऊंगा जो क्लास और प्रोडक्टिव होगी। मालूम है क्या? दिखाएं डेमो? जल्द ही, हाँ जल्द ही डेमो दिखा रहे हैं आपको। देखा? अब कोई भी कमेंट नहीं कर सकता है। तो अब जो है ना, अगर किसी ने ऐसा किया क्लास में तो फिर हो जाएगा कमेंट ब्लॉक। अच्छा लगा कुछ लोगों को? यानी कि अब हमको डिस्टरबेंस लोग कम करेंगे। पहली इंफॉर्मेशन जान लीजिए कि आप लोगों की मेंस की टेस्ट सीरीज जो है अनाउंस हो गई है। हाँ, है ना? अभी थोड़ी देर, जब तक हम क्लास नहीं शुरू करते, अपडेट सेक्शन चेक करिए। ठीक है महेंद्र? मेंस की टेस्ट सीरीज हो गई है शुरू। सबको पता है मेंस की टेस्ट सीरीज शुरू हो गई है। कल शाम को 8 बजे अनाउंसमेंट हुआ था। तो जितने भी प्री मेंस की तैयारी कर रहे हैं, चाहे 2020 वाले हो या 21 वाले, ज्वाइन कर सकते हैं इस टेस्ट सीरीज को। 13 तारीख को पहला टेस्ट है, शायद 13 को टेस्ट है, 13 जून को टेस्ट है। लेकिन कल का लेक्चर जरूर देख लीजिएगा, ताकि आपको ये पता चल जाए कि कैसे आंसर्स भेजने हैं, फॉर्मेट क्या रहेगा, वो सारी चीजें आपको वहां से मालूम चल जाएंगी। मैंने ग्रुप में लिंक प्रोवाइड कर दिया था, फिर से मैं प्रोवाइड कर दूंगा जिन्होंने भी उसको नहीं देखा है। दूसरी बात, इकोनॉमी का मेरा कोर्स आ रहा है 15 जून से। 15 जून से जो है मेरा रात में 9 बजे से इकोनॉमी का कोर्स आ रहा है, ग्रुप मिल जाएगा। ठीक है। हम्म। कितने लोगों की पॉलिटी जो है इनकम्प्लीट है? कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी पॉलिटी जो है इनकम्प्लीट है? तो आप रजनीश सर को आज से देख सकते हैं। आज से उनका नया कोर्स आया है, आप उन्हें देख सकते हैं सुबह 8 बजे से। जो लोग जल्दी उठ जाते हैं उनके लिए है। ये थी 3 इन्फॉर्मेशन। ठीक है। अब किसी को कुछ पूछना होगा तो वो पूछ लेगा। इन्वायरमेंट के लिए क्या करें? इन्वायरमेंट के लिए आप जो है फॉलो कर लीजिए उनको। क्या नाम है? मधुकर जी को फॉलो कर लीजिए। ठीक है। गुड आफ्टरनून अखिल। फर्स्ट इन्फॉर्मेशन क्या थी? हाँ, मेंस की टेस्ट सीरीज थी। फर्स्ट इन्फॉर्मेशन मेंस की टेस्ट सीरीज थी। चलिए, अब हम लोग शुरू कर रहे हैं। औपचारिक संगठन तक हम लोगों ने, है ना? मैसेज बंद कर दे। अच्छा ठीक है,
मैसेज नहीं बंद करेंगे, ठीक है? लेकिन कोई अनावश्यक कमेंट नहीं करेगा, ठीक है ना? इस बात का आप लोग ध्यान रखें कि किसी भी तरीके से क्लास का जो डायरेक्शन है, वो ईस्ट से वेस्ट नहीं जाना चाहिए। ये आप लोगों की नैतिक ज़िम्मेदारी है। करंट अफेयर्स के लिए मुझे ही फ़ॉलो करना पड़ेगा और कोई है नहीं अभी। जब कोई दूसरा आ जाएगा तो मैं बता दूँगा, लेकिन अभी तो आपको मुझे ही फ़ॉलो करना पड़ेगा। हाँ, देखिए मैंने उस दिन बोला था ना कि जल्द ही मेरे पास वो हथियार आ जाएगा जहाँ पे प्लस पे भी हम कमेंट ब्लॉक कर सकते हैं। कहाँ पर फ़ॉलो करें? अभी तो अनअकैडमी पे करिए। नहीं, अभी मधुकर जी लाइव नहीं पढ़ा रहे हैं। जिसका भी लाइव कोर्स आएगा वो मैं बता दूँगा। अभी कोई ऐसा हिंदी मीडियम में कोई टीचर नहीं है, जो लाइव पढ़ा रहा हो एनवायरनमेंट। ये हो गया था ये कंप्लीट हो गया था औपचारिक संगठन, फॉर्मल सेक्टर हो गया था क्या? हाँ, अनौपचारिक संगठन की तरफ आते हैं। हाँ, एक और चीज़ हाँ, स्पेशल क्लास की इन्फॉर्मेशन तो छूट ही गई। आज जो है ना स्पेशल क्लास है शाम को 5 बजे। हाउ टू राइट बेस्ट आंसर इसके ऊपर सेशन है ना? तो उसको ज़रूर अटेंड करिएगा आप लोग 5 बजे, कोई भी मिस मत करिएगा। जो यूपीएससी क्लियर करना चाहता है और एक अच्छा आंसर लिखना चाहता है, तो ज़रूर उसको 5 बजे ज़रूर जॉइन करिएगा, लाइव जॉइन करिएगा, ताकि आप अपने वहाँ पे डाउट्स तो पूछ सकें। अनौपचारिक संगठन की तरफ बढ़ते हैं, अपनी कहानी वहीं से शुरू करेंगे। सोशल ऑर्गेनाइजेशन क्या है? सामाजिक संगठन। अच्छा, वो बताएँगे, अभी हम बताएँगे ना सामाजिक संगठन क्या है। अब देखिए, क्या नातेदारी सामाजिक संगठन है? बस यस या नो बोल ही दीजिए आप। ये एग्ज़ाम्पल याद रखिए। अभी डिटेल में आएँगे हम लोग नातेदारी वाले में, ठीक है ना? अनौपचारिक संगठन की कहानी सुनिए अब आज से। इस कहानी को समझ लिया आपने ना, तो आपको गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है, उसको रिलेट करते हुए आप अपने ऑप्शनल में अच्छे मार्क्स ले आएँगे। क्योंकि इनफॉर्मल सेक्टर की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स रहती हैं। तो अगर उनकी प्रॉब्लम रहती है तो पहले उनकी पहचान तो कर लें, कि इनफॉर्मल सेक्टर है कौन से? है ना संजय? तो कहानी को समझ लेते हैं, यहाँ पे क्या लिखा है? जब यह 2 या 2 से अधिक व्यक्ति बिना औपचारिक नियमों के किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए मिलकर प्रयास करने लगे तो उसे अनौपचारिक संगठन कहा जाता है। इस प्रकार संगठनों का निर्माण किसी पूर्व योजना के आधार पर नहीं किया जाता, बल्कि कर्मचारियों के पारस्परिक संबंधों, अभिरुचियों और समान हितों के आधार पर इनका निर्माण स्वतः हो जाता है। अनौपचारिक संगठन का आधार सहयोग और सद्भावना होता है, जिसमें संबंधित कर्मचारी स्वेच्छा से मिलकर संगठन के उद्देश्यों को प्राप्त करने का उद्देश्य करते हैं। यानी कि अगर इस लाइन को पढ़ने के बाद हम ये समझें कि यहाँ पे कुछ लोगों का समूह होगा, जो आपस में किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए लग जाएँगे। जैसे आपने देखा होगा कि श्रमिक, इनको इनफॉर्मल सेक्टर में मानते हैं और हमारे देश में जितने भी लोग हैं, वो 90% से ज़्यादा लोग इनफॉर्मल सेक्टर में आते हैं। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इन्हीं की है। तो जब इतने लोग आते हैं बड़ी संख्या में, यानी कि ये इनफॉर्मल सेक्टर क्या है? अस्थायी है। लोगों को आज की रोटी का तो पता है, लेकिन कल की रोटी खाएँगे या नहीं, ये नहीं पता होता है इनफॉर्मल सेक्टर का। आप देखिए कि क्या प्राइवेट नौकरी वाले कभी भी क्या फ्यूचर प्लानिंग कर सकते हैं? क्या कोई फ्यूचर प्लानिंग कर सकता है? नहीं। लेकिन आप सभी गवर्नमेंट नौकरी वाले फ्यूचर प्लानिंग करते हैं। बच्चों के लिए पैसा, गाड़ी के लिए पैसा, बीवी के लिए पैसा, सबके लिए पैसा कलेक्ट कर लेते हैं। कोई सोने की चैन बनवा लेता है, कोई लोहे की चैन बनवा लेता है। ये क्या है? समय के अनुसार जो है, लोग अपनी जो नौकरी है, उसके अनुसार ये डिसाइड करते हैं।
तो अनौपचारिक संगठन हुआ क्या भाई इन सबके बीच में? हुआ क्या? तो यानी कि ऐसे व्यक्ति या समूह जिनके रोजगार के बारे में कुछ कहना उचित नहीं होता है। आपने अपने समाज में ऐसे बहुत सारे लोग देखे होंगे, कभी वो टीवीएस में काम करते हैं, तो कभी किसी और कंपनी में चले जाते हैं, कभी किसी और कंपनी में चले जाते हैं, कभी किसी और कंपनी में चले जाते हैं। देखे होंगे ना, आपके मोहल्ले में, आपकी सोसाइटी में। ये सभी क्या हैं? इनफॉर्मल सेक्टर के लोग हैं, जो आज एचडीएफसी में काम कर रहे हैं, तो कल आईसीआईसीआई में करेंगे। कहीं न कहीं काम तो कर रहे हैं, लगे हुए हैं काम में। आज वर्दी पहन के जा रहे हैं, तो कल हाफ पैंट पहन के जा रहे हैं। ये क्या है? ड्रेस चेंज होती रहती है। हाँ, किसान तो है ही है इनफॉर्मल सेक्टर में। किसानों का क्या है? आज बरसात हुई, कल बरसात नहीं होगी। आज इनकम है, कल नहीं होगी। आज न्यूनतम समर्थन मिल रहा है, कल नहीं मिलेगा। आज 1000 मिल रहा है, कल 2000 मिल रहा है, कल 500 मिलेगा। हाँ, नहीं, मनरेगा के जितने भी लोग हैं, जो 100 दिन का रोजगार पाते हैं, क्या ये इनफॉर्मल सेक्टर में आएंगे? बताइए। कुछ लोगों ने कहा नहीं, कुछ लोग कंफ्यूज है। हाँ, तो इसकी दो मतलब है। पहली बात, जब ये 100 दिन का रोजगार करेंगे, तो ये क्या कहलाएंगे? तो ये क्या कहलाएंगे? फॉर्मल सेक्टर। जब ये 100 दिन का रोजगार खत्म, तो यहाँ पे इनफॉर्मल सेक्टर। यानी कि अगर एक लाइन में कहना हो तो मुख्यतः ये इनफॉर्मल सेक्टर में आते हैं। लेकिन जब हम डिफिनीशन में जाएंगे, तो क्या होगा कि कम से कम 100 दिन का जो रोजगार है वो निर्धारित है ना? लेकिन एक्चुअल डिफिनीशन में वो इनफॉर्मल सेक्टर में ही आते हैं, जितने भी श्रमिक हैं। ठीक है? जब किसी को डिफाइन करना होगा, तो ये चीज आप डिफाइन कर सकें। हाँ, बिल्कुल नहीं, लेकिन 100 दिन की श्योरिटी है ना, इसलिए मैं 100 दिन वाले दायरे में बात कर रहा हूँ। हाँ, फ्यूचर सेफ बिल्कुल भी नहीं है। इसीलिए मैंने तो कहा ना कि अगर आपसे बोला जाएगा किस में आएंगे, तो वो आएंगे इनफॉर्मल सेक्टर में। लेकिन जब 100 दिन की बात होगी, तो वो फॉर्मल सेक्टर में आएंगे। आपको पता है, जितने भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, उसमें एक कंडीशन होती है। जितने भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, उसमें एक कंडीशन होती है कि वह उनको किसी भी समय हटा सकती है ना? जितने भी कॉन्ट्रैक्ट बेस से संविदा पे काम करते हैं। लेकिन क्या मनरेगा में ऐसा होता है? ये बताइए। नहीं होता है। समझ में आ रहा है लॉजिक मैं 100 दिन में क्यों कह रहा हूं? अब लॉजिक समझ में आ रहा है? बाकी और इसमें क्या डिफरेंस है? ये छोटी छोटी बातें हैं, अगर क्लियर रहेंगी ना, तो आप किसी को भी कुछ भी बता लेंगे और वो कहेगा कि हाँ ठीक है, बहुत अच्छे से पढ़ रहा है। यहाँ पे 100 दिनों ऐसा गारंटी रहती है ना, गांव में 100 दिन का रोजगार मिलेगा। अभी आपने लॉकडाउन में देखा कि जितने भी लोग थे, उनको यूज किया गया सड़क बनवाने में, है ना? आपने देखा होगा लॉकडाउन में कुछ जिलों में, कुछ गांवों में जो है ना काम हुआ है इसके थ्रू, ताकि जो है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आए। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए ऐसा किया, जब भी मंदी आएगी, तो किसी को फ्री में तो पैसा बांटा नहीं जाएगा, जैसे यूबीआई की बात हो रही है ना? आज मैं एक मॉडल आंसर भी लेके आऊंगा 5 बजे वाली स्पेशल क्लास में, तो वहां पे आपको आइडिया भी लग जाएगा। तो ये जो मैं कुछ सेक्शन बता रहा हूँ, उन चीजों को याद रखिएगा। कभी लाइन को दोबारा इधर से उधर मत कर दीजिएगा, नहीं तो फिर क्या हो जाएगा, उन दोनों के मतलब अलग अलग हो जाएंगे। जब 100 दिन की बात आएगी, तो इनको कहा जा सकता है कि ये कुछ समय के लिए फॉर्मल सेक्टर में, लेकिन मुख्यतः ये इनफॉर्मल में ही माने जाते हैं। ठीक है?
ये जो बर्नार्ड है, इन्होंने फॉर्मल सेक्टर की भी परिभाषा बताई थी, अब इनकी भी जान लीजिए। बिना चेतना पूर्वक संयुक्त उद्देश्य निर्धारित किए हुए यदि कोई संयुक्त कार्य किया जाए तो उसे अनौपचारिक संगठन कहा जाता है। बिना चेतना पूर्वक, जैसे कि फॉर्मल प्राइवेट सेक्टर में क्या होता है, अचानक से कोई काम दे दिया जाता है कि तुम्हें अब जाना है बैंगलोर मीटिंग के लिए। क्या वो उसकी चेतना तैयार रहती है? क्या उसकी चेतना तैयार रहती है पहले से? नहीं। बहुत सारे काम ऐसे दे दिए जाते हैं जिनके लिए उनकी चेतना तैयार नहीं होती है। आपको पता है कि क्लर्क जो है हमेशा जो है क्लर्क वाला ही काम करेगा गवर्नमेंट नौकरी में, लेकिन प्राइवेट नौकरी में अगर क्लर्क है तो वो बहुत तरह की काम कर लेता है, जिसे वो एमटीएस कहा जाता है ना, मल्टीटास्किंग स्टाफ। वो क्लर्क से क्या हो जाता है, मल्टीटास्किंग स्टाफ का हो जाता है। तो यहाँ पे क्या उसकी चेतना तैयार रहती है काम को करने के लिए? क्या उसकी चेतना तैयार रहती है? नहीं। उसे तो पता ही नहीं कब कौन सा काम करना है, और यहीं पे प्रॉब्लम हो जाती है। आपने देखा है कि इनफॉर्मल सेक्टर के स्वास्थ्य के लिए हमेशा बात कही जाती है, कही जाती है ना? अगर कही जाती है यानी कि कार्ल मार्क्स जो कहते हैं शोषण की बात, वो हो रही है, आज भी हो रही है, और वो एक प्रॉब्लम का विषय है। कार्ल मार्क्स को हमें यहाँ पे समझना होगा। इनफॉर्मल सेक्टर की बात होगी तो कार्ल मार्क्स को आप अप्लाई करेंगे यहाँ पे, ठीक है? जो वर्ग संघर्ष की थ्योरी है या उनके जो कॉन्सेप्ट है शोषण के, वो यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से अनौपचारिक संगठन की प्रॉब्लम समझ में आएगी। पहली विशेषता, इस प्रकार के संगठन का निर्माण स्वतः हो जाता है। आपने देखा है ठेले अपने आप लग जाते हैं, चाय की दुकान अपने आप खुल जाती है। ये सब क्या है? इनफॉर्मल सेक्टर के लोग हैं, इनको किसी प्रकार की सुरक्षा प्राप्त है। आपने देखा कि इस लॉकडाउन में सबसे ज्यादा शोषण हुआ है तो इन्हीं का हुआ है, पुलिस के द्वारा। ये एकदम प्रैक्टिकल बात है ना? पुलिस के द्वारा सबसे ज्यादा शोषण किसका हुआ है? इनफॉर्मल सेक्टर का हुआ है, क्योंकि उन्हें ही थोड़ी बहुत आजादी थी और उन्हीं से जो है वसूली हो गई, उन्हीं के चालान काटे गए। हुई या नहीं? यानी कि शोषण तो हुआ यहाँ पे। क्या हम इस शोषण को कम कर सकते हैं? और इसको कम करने का बस एक ही रास्ता है, जवाबदेही। क्या ये बात सत्य है? जवाबदेही और पारदर्शिता, और कुछ नहीं। हाँ, आपने बिल्कुल सही पूछा महेंद्र, किसकी? जो प्रशासक है, जो प्रशासन है, प्रशासन की ही तो जवाबदेही होगी। प्रशासन के ऊपर ही तो पारदर्शिता लागू होगी, क्योंकि शोषण कौन बढ़ावा देता है, शोषण करता कौन है, उसी के साथ ये दोनों टर्म्स लागू होंगे। और जब चीज कोई चीज स्वतः निर्माण होती है, जब कोई चीज स्वतः निर्माण होगी तो उसके साथ प्रॉब्लम क्या होगी? उसके अस्तित्व को लेके सबसे ज्यादा खतरा होगा, होगा कि नहीं? तब आपको मैं आपकी रियल लाइफ से चीजें बताता हूँ। आपने देखा होगा कि लोग जो है भागकर शादी कर लेते हैं। जो भागकर शादी करते हैं क्या उनके अस्तित्व को खतरा होता है? क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ में जो है ना इसको खुद जनरेट कर दिया। जब कोई चीजें स्वतः निर्माण हो जाती हैं अपने आप, तो उसके अस्तित्व को खतरा हो जाता है। जैसे कुछ लोग चीटिंग से पास हो जाते हैं, ये स्वतः पास हो गया, इसको बोल सकते हैं स्वतः पास हो गया।
क्या उसके ऊपर हमेशा खतरा नहीं मंडराता रहेगा? क्या हमेशा खतरा मंडराता रहेगा कि नहीं रहेगा? रहेगा ना? तो जब कोई भी चीज़ स्वतः अपने आप निर्माण होती है, तो उस पे सबसे ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता होती है। और इसकी ज़िम्मेदारी जिस प्रकार का तंत्र है उस समाज में, जैसे हमारे यहाँ लोकतंत्र है, तो लोकतंत्र में ज़िम्मेदारी किसकी है? संसदीय व्यवस्था की है, यानी कि शासक की है, शासन की है ज़िम्मेदारी। क्या इसको किसी भी प्रकार से घोटाले से रिलेट कर सकते हैं? घोटाले से मतलब देखना पड़ेगा, मुझे समझना पड़ेगा कि आप किस संदर्भ में कह रहे हैं घोटाले को, है ना? तो यहाँ पे चीज़ें आपको याद रखनी है कि अपने आप जो चीज़ें निर्माण हो रही हैं, उनको समझना होगा कि हम किस दायरे में चीज़ों को कर रहे हैं। अब आप सोचिए कि अचानक से आपका मोबाइल चोरी हो जाए, मोबाइल चोरी हो जाए, अपने आप ऑटोमेटिक गायब हो जाए, है ना? आपको ये नहीं पता कैसे गायब हुआ, किसी के ऊपर आपको शक नहीं है, और हर किसी के मोबाइल में कुछ ना कुछ उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है, होती है। अब ये बताइए, अस्तित्व में खतरा होगा कि नहीं? अस्तित्व को खतरा है कि नहीं? है? जब चीज़ें अपने आप होती हैं। ठीक उसी प्रकार से, ये जो अनौपचारिक संगठन है, अनौपचारिक संगठन में ये चीज़ें अपने आप निर्माण होती हैं। तो इन्हें तो ना तो स्वास्थ्य की सुविधाएँ मिलती हैं, क्योंकि ये अपने आप क्यों कर रहे हैं? कोई ठेला लगा रहा है तो क्यों लगा रहा है? कोई खीरा बेच रहा है या सब्ज़ी बेच रहा है तो क्यों? क्योंकि कहीं न कहीं उसका अस्तित्व खतरे में था, इसलिए उसने ऐसा किया। नहीं तो वो मर जाता भूख से। लेकिन वो अपना जीवन तो जी ले रहा है, लेकिन उसे स्वास्थ्य नहीं मिल पा रहा, ना शिक्षाएँ मिल पा रही। और जब ये चीज़ें नहीं मिल पा रही हैं, तो समाज क्या कर रहा है? डाउन हो रहा है कि नहीं? एक तरीके से पतन की तरफ जा रहा है, ये बोल सकते हैं, पतन की तरफ अग्रसर है। जब इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं, तो ये याद रखिएगा हम किस यूनिट को पढ़ रहे हैं, कार्य और आर्थिक जीवन। इसको कभी मत भूलिएगा, चैप्टर पढ़ते समय इस यूनिट का नाम मत भूलिएगा। अब ये बताइए, ये अगर 100 रुपए कमा रहा है इनफॉर्मल सेक्टर का, तो उसका आर्थिक जीवन कैसा होगा? उसका आर्थिक जीवन कैसा होगा? बिलो द सोसाइटी, एकदम निम्नतर स्तर पर होगा समाज के, एकदम कमजोर होगा। हाँ, गुड आफ्टरनून राम नारायण। एक पिक्चर थी गोविंदा की, जिसमें गोविंदा का नाम था राम नारायण, वो म्यूजिक बजाता था। तो जितने भी म्यूजिक वाले लोग होते हैं, वो बहुत ही क्या होते हैं, हंसमुख होते हैं। चलिए, दूसरा, इन संगठनों में सत्ता केंद्रित नहीं होती है। सत्ता अगर इनके ऊपर कभी ध्यान देती, तो क्या होता? आज अब क्लियर हो गया। देखिए, जितने भी लोग नए हैं, वो इस बात का ध्यान रखें कि हमारी क्लास है, तो एक बार नेट तो प्रॉब्लम होगा ही होगा, है ना? अब तो आप लोगों को आदत सी हो गई है। और आप लोग ऐसा मत सोचिएगा कि ये सिर्फ क्लास में ही होता है, ये मेरी निजी ज़िंदगी में भी होता है। जब हम किसी से वीडियो कॉल पे बात करते हैं ना, तो वो भी स्टक हो जाता है एक बार। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हमारे आपकी क्लास में ही ऐसा होता है, नहीं, मेरी निजी ज़िंदगी में भी हो जाता है जब हम वीडियो कॉल करते हैं किसी को तो। मेरे नेट में ही कुछ प्रॉब्लम है। आज गर्मी कुछ ज़्यादा ही है लग रहा है मुझे।
मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ तो चेंज करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। अरे, बॉम्बे वाले लोग हैं, बारिश ना हो। तो हम लोग दूसरी बात कर रहे थे कि ये जो इन संगठनों से सत्ता जो है केंद्रित नहीं होती। सत्ता के केंद्र बिंदु में ये लोग नहीं होते हैं। अगर होते तो क्या आज इनकी वर्तमान में ये स्थिति होती, जो वर्तमान में हम स्थिति देख रहे हैं कि लोग भूख से मर गए। इस आंकड़े को कौन पब्लिश करेगा? क्या आपको नहीं लगता कि इसमें भूख से लोग मरे होंगे? जितना वायरस से नहीं मरे होंगे, उतना तो लोग भूख से मर गए होंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सत्ता ने ध्यान ही नहीं दिया। जब नोटबंदी हुई थी, तो वहाँ पे 100 कुछ लोग मरे थे, 138 लोग मर गए थे। सिर्फ नोटबंदी के कारण जो है उन्हें भोजन नहीं मिल पाया था। वो उस तरीके से परेशान थे। अब सोचिए कि अगर 138 इंसान मर गए, तो यानी कि सत्ता का ध्यान नहीं था यहाँ पे। मैं आपको ये चीज़ समझा रहा हूँ, यहाँ पे सत्ता का मतलब जो भी शासन करेगा, हमेशा आप इतिहास उठा लीजिए, सत्ता ने ऐसा ही किया है कि सत्ता के केंद्र बिंदु में ये नहीं होते हैं। मैंने आपको बताया था एक दिन याराना पूंजीवाद, बताया था, याद आ रहा है? देख लीजिए याराना पूंजीवाद, कितना इन्वेस्टमेंट चल रहा है जियो का। वो एक प्रॉब्लम है हमारे देश के लिए, क्योंकि सत्ता जो है यहाँ पे फोकस नहीं है। क्या जब लॉकडाउन लागू किया गया तो सत्ता ने ध्यान दिया था इस सेक्टर पे? क्या लॉकडाउन को जब हमें पता है कि हमारे देश में, है ना, क्रोनी कैपिटलिज्म, मैं इकोनॉमिक्स में पढ़ाऊंगा ना महेंद्र, है ना, और ऊपर से आपने पहली क्लास ज्वाइन की है, तो यहाँ पे थोड़ी और प्रॉब्लम होगी आपको। तो मैं बात कर रहा था कि जब लागू हुआ, तो हमें पता है कि इनफॉर्मल सेक्टर में 90% लोग काम करते हैं और 10% फॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं। तो क्या लॉकडाउन को लागू करते समय इस कंडीशन को अपनाया गया? दूसरा, जब ये लॉकडाउन खोला गया, तो क्या इस चीज को देखा गया कि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इनफॉर्मल सेक्टर को ही होगी? दोनों तरीके से प्रॉब्लम किसको हुई है? इनफॉर्मल सेक्टर को हुई है, क्योंकि सत्ता ने ध्यान नहीं दिया है। ये जो सत्ता है, इसका नेचर ही ऐसा है। कोई भी, जो भी सत्ताधारी हो जाएगा, उसके साथ प्रॉब्लम ही यही हो जाएगी। कितने लोगों ने नायक पिक्चर देखी है? नायक पिक्चर जो अनिल कपूर की थी, देखी है सबने? लाइफ में देखी होगी सबने। लास्ट के पिक्चर में एक सीन होता है जहां पे वो कहता है कि मैं भी आखिर में पॉलिटिशियन बन ही गया। वो कहता है ना, लास्ट में अनिल कपूर उसको मार के ऐसा कहता है कि मैं आखिरकार, मुझे पॉलिटिशियन बन ही गया या बना दिया गया ना, ऐसा कुछ कहता है। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, भूल गए, ये मैं बता रहा हूँ अपनी तरफ से। यानी कि सत्ता में चाहे जितना भी अच्छा व्यक्ति आ जाए, केजरीवाल को ले लीजिए, केजरीवाल को डिस्कस करेंगे यहाँ पे हम लोग। केजरीवाल ने क्या कहा था कि हम सबके गरीबों का ध्यान देंगे, ठीक है ना? क्या वो ध्यान दे पाए दिल्ली की गरीब जनता का? बताइए। नहीं दे पाए ना, क्योंकि सत्ता है ही ऐसी चीज। और एक और चीज, सत्ता में इन इस चीज को लागू करने के पीछे, लागू ये चीज लागू होती है, तो उसके पीछे कारण क्या है? गरीब को सिर्फ वोट समझते हैं, हाँ। एक और चीज भी आएंगे, गरीबों के ऊपर भी आएंगे, इसके लिए जिम्मेदार भी वही है, आगे हम लोग आएंगे। हाँ, तो इसके पीछे क्या जिम्मेदार कारक है? सत्ता जो है केंद्रित नहीं हो पाती, इसके पीछे रीजन क्या है? कोई एक कारण, जो सत्ता को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, इस वजह से नहीं, इस वजह से ऐसा हो रहा है। तो मुझे लगता है कि कभी लोग डेटा पे काम नहीं करते हैं। ये जो सत्ता है ना,
ये डेटा के ऊपर काम ही नहीं करती, इनके पास डेटा ही नहीं होते हैं, इनके होते हैं डेटा। अगर डेटा होते तो पॉलिसी बनाते, कुछ करते। यानी कि ये जो है ना, उस पॉइंट पे फोकस ही नहीं करते जहां पर करना चाहिए। और किसी जिस पॉइंट को मैं बोलने जा रहा हूं, उस चीज को आप ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? कार्ल मार्क्स की तरह समझिएगा। जिस चीज को मैं बोलने जा रहा हूं, अगर समझ ले गए तो ठीक है, नहीं तो फिर आप लोग वो उससे पर्सनल ले लेंगे। अगर आज गरीब मर रहा है, तो उसके लिए भी जिम्मेदार गरीब ही है। क्यों जिम्मेदार है? क्योंकि उसने सत्ता के सही उम्मीदवार का चयन नहीं किया। बस प्रॉब्लम यही है, और कुछ नहीं। गांव में क्या होता है, जब इलेक्शन होता है ना, तो वहां पे दो चीजें चलती हैं। एक तो पैसा चलता है, एक दारू चलती है। बिक गए लोग, हो गया इंसाफ। इंसाफ हो गया उनके साथ। जितने आप जितनी अपनी ईमान की कीमत लगाएंगे, किसी ने मुझसे कहा था कि अगर अपना ईमान जो है अगर बेचना है ना, अगर ईमान बेचने की बात आए ना, तो उसकी इतनी कीमत लगा दो कि तुम्हें बाद में पछतावा ना हो। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, आप सोचिए, कोई व्यक्ति जो है 100 रुपए 200 रुपए के लिए बिक जा रहा है, और उसी ने उसकी जान ले ली। क्योंकि उन्हें पता था, इन्हें पता हो या ना हो, लेकिन सत्ता जो है इसके ऊपर ध्यान नहीं देती है, केंद्रित नहीं हो पाती है। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ऑडियो वीडियो क्लियर है? ये जो सत्ता है, इसको हमें समझना होगा। एक चीज याद रखिएगा, जब आपको कभी भी कहीं पर भी कुछ आर्गुमेंट या कोई बात कहनी होगी, तो रीजन पता होना चाहिए कि यहाँ पर हमारे पास जो है ना, गवर्नमेंट के पास या सत्ता के पास कभी भी डेटा नहीं होता है। गरीबों का डेटा कौन रखता है? अभी आपने देखा होगा, हर साल एक डेटा आता है, जहां पे एक आता है कि 1% आबादी के पास जीडीपी का 60%, 57% जो है रेवेन्यू है। ऐसा आता है डेटा, आता है ना? लेकिन क्या गरीबों का कभी कोई डेटा आता है? और ये डेटा तब आता है ना, आता भी है, एक ही बार आता है 10 साल में। 10 साल में एक ही बार आता है बस। जब जनसंख्या होती है, आएगा। और पहली बात, वो जो जनगणना होती है वो भी सही नहीं होती है, क्योंकि लोग, आधे लोग तो झूठ बोल देते हैं, आधे लोग सच बोल देते हैं। किसी के पास 4 व्हीलर होगी तो भी नहीं बताएगा, किसी के पास 2 व्हीलर होगी तो भी नहीं बताएगा। आप लोग भी ऐसा करेंगे, कल को कहीं मोदी जी 15 लाख रुपए देंगे तो इसी मानव को अपनाएंगे। तो ये चीजें क्या होती हैं, सच नहीं बोल पाते और सच का साथ नहीं दे पाते। ये पॉइंट याद रखिएगा। ये जो है, ये जो लाइन है ना, इस अनौपचारिक संगठन की एक महत्वपूर्ण लाइन है। अब काफी जागरूकता है। हाँ देखिए, ऐसा होता है ना कि हम जब हम चीजों को देखते हैं, तो क्या हम वृहद रूप में देख पाते हैं? एक वृहद रूप में, जैसे कि आपने देखा होगा, नहीं देख पाते। जैसे कि अगर हम इलाहाबाद में रहते हैं, तो हम चीजों को किस आधार पे बताएंगे? इलाहाबाद के आधार पे बताएंगे, है ना? और कोई व्यक्ति ज्यादा भ्रमण करने वाला है तो 2 4 सिटी घूमा होगा, उस आधार पे बताएगा। लेकिन एक्चुअल में हम पूरी इंडिया के बारे में नहीं कह सकते, है ना? समझ रहे मेरी बात को?
चलिए अगले पॉइंट पे आते हैं। आकार की दृष्टि से ये संगठन छोटे होते हैं। अब देखते हैं आप, गली मोहल्ले में बहुत कुत्ते होते हैं कि नहीं कुत्ते? ये शब्द समझिएगा, उनकी कोई परवाह करता है? उनकी परवाह कोई करता है? कोई परवाह नहीं करता है, क्योंकि ये क्या होते हैं, छोटे-छोटे रूप में होते हैं, कम होते हैं। किसी मोहल्ले में 2 होंगे, किसी में 3 होंगे, किसी में 4 होंगे, है ना? हर मोहल्ले में अलग-अलग होते हैं। और अगर मान लीजिए किसी मोहल्ले में 50 कुत्ते हैं, मोहल्ला डरता है कि नहीं डरता है? समझिए। अब इसको हम ले जाएँगे संगठन से। आपने कारखाने सुने हैं? कारखाने सुने हैं। कारखानों में क्या होता है? एक ग्रुप होता है, एक ग्रुप का लीडर होता है ना? एक समूह होता है, जो श्रमिक संगठन बोलते हैं। श्रमिक संगठन का एक लीडर होता है, वो उनकी प्रॉब्लम को वहाँ पर रेज़ करता है ना ठेकेदार? हाँ, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, अब मान लेते हैं कि कोई ठेले वाला है, कोई सब्जी वाला है, क्या इनमें यूनिटी हो पाएगी? नहीं हो पाएगी ना। क्यों नहीं हो पाएगी? क्योंकि ये छोटे समूह में है। अब जब आपको माँग करनी होती है, जब देखते हैं विरोध करना होता है, जब क्या कहते हैं, जैसे हमारे इलाहाबाद में एक चौराहा है, सुभाष चौराहा, तो जब भी किसी चीज़ का विरोध करना होता है, पुतला जलाना होता है, तो लोग उस चौराहे पे इकट्ठा हो जाते हैं। अगर वहाँ पे लोग कम इकट्ठा होंगे, तो पुलिस लाठी चार्ज करेगी, भगा देगी, है ना? लोग ज़्यादा संख्या में रहेंगे, तो पुलिस बल क्या कुछ कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। यानी कि अनौपचारिक संगठन में खुद में प्रॉब्लम है ना प्रॉब्लम? यूनिटी की, हाँ, यूनिटी की प्रॉब्लम है। बिग बाज़ार बहुत बड़े हैं, यानी कि आए हुए इलाहाबाद हैं कुछ लोग, है ना प्रॉब्लम? अगर इनके पास यूनिटी होगी, तो क्या इनको हक मिलेगा या नहीं मिलेगा? ये बताइए। क्या सत्ता इनके ऊपर ध्यान देगी या नहीं देगी? देगी ना? शोषण कम होगा कि नहीं होगा? होगा? ये चीज़ें कम होंगी। जो चीज़ें मैंने बताया था ना कि इनके साथ जो हो रहा है, उसके लिए खुद ज़िम्मेदार हैं। क्योंकि एक्चुअल में इन्हें पता ही नहीं है कि ये प्रॉब्लम इन्हीं की वजह से हो रही है। जैसे हम ज़िंदगी में ब्लेम बहुत करते हैं। हम क्या कहते हैं, हमें एक लाइन याद है, तुम ही ने मेरी ज़िंदगी खराब की है। एक लाइन बहुत सबके दिमाग में बैठ गई है। कभी नाते रिश्तेदार, कभी किसी, कभी किसी, कभी किसी को कहीं न कहीं ब्लेम कर देते हैं, है ना? वाह! लेकिन एक्चुअल में अगर हम कुछ नहीं कर पाते हैं या कहीं पर कुछ फेल हो जाते हैं, तो उसके लिए ज़िम्मेदार तो हम ही हैं ना, और कौन है ज़िम्मेदार? ठीक उसी तरीके से ये अनौपचारिक संगठन है, जिसको पता ही नहीं है कि ये खुद के लिए वो ज़िम्मेदार कारक है। कितने लोग अपनी गलतियों को खुद रियलाइज़ करते हैं कि हाँ, इसके पीछे मैं खुद ज़िम्मेदार हूँ। अगर सोचिए कि अगर मेरा सिलेक्शन नहीं होता है या किसी का भी सिलेक्शन नहीं होता, तो उसके लिए वो खुद ज़िम्मेदार है, ना कि यूपीएससी ज़िम्मेदार है। कहीं से भी यूपीएससी ज़िम्मेदार नहीं है। अगर यूपीएससी अगर कठिन शब्दों का प्रयोग करता है, तो आप उन कठिन शब्दों के लिए तैयार रहिए ना। यूपीएससी जैसा चाह रहा है, वैसा करिए। यूपीएससी कह रहा है कि इंटरव्यू के लिए आपको हाफ पैंट नहीं पहन के जानी है, फुल पैंट पहन के जानी है, तो आप हाफ पैंट पहन के जाएँगे तो क्यों सेलेक्ट करेगा? अब आपको बोला गया है कि ज़िंदगी में कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए, फैक्ट याद करने की बजाय कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए। लेकिन हम भाग रहे हैं फैक्ट के पीछे, तो कैसे क्लियर होगा? लाइफ में हर एक चीज़ों के लिए ज़िम्मेदार हम खुद होते हैं। अगर मुझे या आपको, मुझे अगर कोरोना होता है तो उसके लिए ज़िम्मेदार कौन होगा? मैं ही होऊँगा ना, कि भगवान ने हमको कोरोना दे दिया? ऐसा तो बिल्कुल नहीं है।
कि भगवान ने कोई मंत्र पढ़ा और हवा चली कोरोना आ गया, नहीं। उसके लिए तो जिम्मेदार हम ही हैं, ये चीज याद रखिए। जब कभी भी आप समाज शास्त्र पढ़ेंगे, किसी भी संगठन, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, तो ये चीज याद रखिएगा कि उस संगठन में कहीं ना कहीं खुद में कुछ प्रॉब्लम होगी। चौथी विशेषता जो कही जाती है, अनौपचारिक संगठन को औपचारिक संगठन के पूरक के रूप में माना जाता है, यानी कि ये दोनों एक दूसरे को पूरा करते हैं समाज में। हर एक चीजें तो औपचारिक संगठन कर नहीं सकता, अनौपचारिक संगठन को भी तो करना होगा। जिस तरीके से हम लोगों ने श्रम विभाजन का वो सिद्धांत नहीं पढ़ा था, जो दुर्खीम का था, सरल समाज और जटिल समाज, सब लोग स्पेशलाइज्ड हो जाएंगे, तो वहां पे क्या होगा, लोग अलग अलग काम करेंगे और डिवीजन हो जाएगा लेबर का। जब डिवीजन का लेबर हो जाएगा तो एक दूसरे की जरूरत को पूरा करेंगे। जरूरत को जब मैकेनिक की जरूरत होगी तो मैकेनिक आ जाएगा, और मैकेनिक को जब डॉक्टर की जरूरत होगी तो डॉक्टर पहुंच जाएगा। दोनों एक दूसरे को समाज में एक दूसरे के पूरक के रूप में काम कर रहे हैं। ठीक उसी तरीके से ये जो फॉर्मल सेक्टर है, इनफॉर्मल सेक्टर के साथ मिलकर समाज में पूरक के रूप में काम कर रहा है। पूरक यानी कि संपूर्ण, है ना। जिससे हमारे समाज में क्या कहावत है, इंसान संपूर्ण कब होता है, पूरा कब होता है। कहा जाता है ना कि अब तुम पूरे हो गए, पूर्ण हो गए हो। कब होता है इंसान। चलिए अब हम लोग इसके कुछ कार्यों के बारे में जानेंगे। सदस्यों के मध्य संचार व्यवस्था को बनाए रखना। आपको पता है कि इनफॉर्मल सेक्टर में सबसे ज्यादा कम्युनिकेशन होता है। क्यों होता है, क्यों होता है, क्योंकि इनका भविष्य जो है निर्धारित नहीं होता। आप सबसे ज्यादा राय क्यों लेते हैं, आप देखते हैं कि आप लोग बहुत ज्यादा राय लेते हैं, लोगों से आपस में बहुत ज्यादा बातचीत करते हैं। हाँ बिल्कुल सही, वर्क चेन पे आधारित होता है। लेकिन इसका एक एस्पेक्ट क्या है कि ये जो इनफॉर्मल सेक्टर वाले हैं, इनका भविष्य नहीं निर्धारित है। कहीं ना कहीं हम भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए, भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए एक दूसरे की मदद करते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, एक ही बात है। हाँ पूछ लीजिए महेंद्र, क्वेश्चन पूछ लीजिए। अब ये आप लोगों ने एक बात नहीं बताई, इंसान पूरा कब होता है, ये बात किसी को नहीं पता। हमारे समाज के अनुसार नहीं पता, किसी को नहीं पता। कुछ पूछना चाह रहे थे, प्रकार क्या होता है। मैंने समाज के अनुसार, मैंने आप लोगों की बात नहीं पूछी थी। अरे मरने के बाद कैसे पूरा हो जाएगा भाई, शादी के बाद होता है भाई। आप लोग समझते नहीं क्या, आप लोगों ने शादी विवाह नहीं अटेंड किए। चलो भाई अब जिम्मेदारी खत्म, अब तुम पूरे हो गए हो, है ना। ऐसा होता है भाई, आप लोग नहीं समझेंगे। आप लोग ध्यान से नहीं देखते शादी वगैरह, बस आप लोग खाना खा के चले आते हैं, बाकी बात आप लोग नहीं सुनते हैं। ये यहाँ से मालूम चल गया कि जितने भी स्टूडेंट हैं, ये सब खाना खाने के लिए जाते हैं शादी में। जैसे कहा नहीं जाता है। चलिए अब आगे आप दीपक को बाद में बताएंगे ना, नहीं समझ में आया तो। सदस्यों के मध्य संचार व्यवस्था को बनाए रखना। सबका लक्ष्य अलग है, लेकिन हमारा समाज जो है ना, जब हमारा समाज है वो क्या कहता है कि जब तक तुम्हारी शादी नहीं, तुम अधूरे आदमी हो।
तुम्हारी ज़िंदगी जब पूरी होगी जब तुम्हारे जीवन में कोई साथी आएगा। अब योगी जी के ऊपर कौन आ गया भाई? अब ये कोई मैं नहीं कहेगा कि योगी जी अधूरे आदमी हैं, ऐसा कोई नहीं बोलेगा। अरे पूरा नहीं होगा, अरे हमने समाज के अनुसार पूछा था, है ना? समाज के अनुसार पूछा था। अरे हमने बिल्कुल ऐसा नहीं बोला था कि आप लोगों को एकदम सही ब हाँ, गुड आफ्टरनून। अरे भाई किसी को तो छोड़ दीजिए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, है ना? विवाह जो है ना इंसान को पूरा कर देता है, ये जान लीजिए, ये समाज के अनुसार है। ठीक है? बाकी आप लोग जो समझना हो समझ लीजिए, आपके हाथ में है। है ना? कुछ लोग कहेंगे अरे समाजी के बाद शादी के बाद तो बेगाना हो जाता है, अधूरा हो जाता है। इसमें फैक्ट नहीं है। अच्छा फैक्ट नहीं है? अच्छा चलिए मैं फैक्ट क्लियर कर देता हूँ। कुछ लोग अगर चाह रहे हैं तो हाँ, सलमान खान अधूरे हैं, हाँ, वो तो अधूरे हैं। छोड़िए, नहीं बात करेंगे इसके ऊपर। अभी हम अनौपचारिक संगठन के ऊपर आगे बढ़ रहे हैं। दूसरा, सामाजिक नियंत्रण की अनौपचारिक व्यवस्था करना। आपने देखा होगा कि एक इनफॉर्मल मीटिंग का कल्चर चल रहा है। अब हम लोग इंटरनेशनल रिलेशंस में एक देख रहे हैं कि एक फॉर्मल मीटिंग होती थी और एक इनफॉर्मल मीटिंग होने लगी है ना? अब ये जो इनफॉर्मल मीटिंग का दौर है, वो अब प्रचलन में है। चाइना से हुई थी, जापान से भी हो चुकी है और वर्ल्ड के बहुत सारी कंट्रीज जो है एक दूसरे के साथ इस तरीके से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। कोऑर्डिनेट कर रहे हैं ना? तो यहाँ पे क्या लिखा है? सामाजिक नियंत्रण की अनौपचारिक व्यवस्था करना। तो ये जो अनौपचारिक व्यवस्था है, इनफॉर्मल जो प्लानिंग है, वो क्या है? नियंत्रण के लिए है। अब देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा कंट्रोल किसको किया जाता है? सबसे ज़्यादा समाज में डरे हुए लोग कौन होते हैं? कौन लोग होते हैं? इनफॉर्मल सेक्टर के लोग होते हैं। लाइफ में या फिर समाज में किस समूह को दबाया जाता है? क्या फॉर्मल सेक्टर के लोगों को दबाया जा सकता है? जिनकी सरकारी नौकरी है और एक तरफ सरकारी नौकरी है, एक तरफ प्राइवेट नौकरी है। किसको पुलिस वाले दबा ले जाएँगे, ये बताइए? इन दोनों के बीच में विवाद हुआ, दबेगा कौन? ये दबेगा इनफॉर्मल सेक्टर वाला, सेकंड। क्योंकि ये तो इसको पता है ना कि आज भी सैलरी आनी, कल भी सैलरी आनी है। आज हम इसको 20,000 दे देंगे, चलेंगी लाठी, चलेंगे डंडे, होता है। यानी कि हमेशा जो है ना, नियंत्रण किसके ऊपर किया जाएगा? इन्हीं के ऊपर किया जाएगा। सबसे ज़्यादा जो जातिगत विवाह है, यानी कि एक जाति से दूसरी जाति में विवाह, वो इसी सेक्टर में होता है। ये याद रखिएगा, इसको नातेदारी से भी कनेक्ट करेंगे, जब हम लोग नातेदारी वाली चैप्टर में पढ़ेंगे। ऐसा है, सोचिए, ये सोचना है आपको। दूसरा, जो ये जो फॉर्मल सेक्टर वाले हैं, ये सबसे ज़्यादा क्या करते हैं? बदलाव लाते हैं। सामाजिक बदलाव की शुरुआत यहीं से होती है, फॉर्मल सेक्टर से होती है। अगर कोई नहीं तब फिर लागू नहीं होगा ना। अब जैसे वो चीज़ें मैंने बताई ना, इनफॉर्मल का मतलब क्या हुआ? जैसे कि बिज़नेसमैन तो नहीं होगा ना। बि मैंने आपको बताया ना कि श्रम जो है ना 2 भागों में डिवीज़न है। इंडिविजुअल वाली बात नहीं करेंगे ना यहाँ पे, समझ रहे हैं? इंडिविजुअल वाली बात बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि 2 ही समूह है, या तो स्थायी है या तो एक अस्थायी है।
और यहाँ पे नियंत्रण क्यों कर रहे हैं भाई? नियंत्रण क्यों किया जा रहा है? आपने देखा है कि सबसे ज़्यादा लाठी किसके ऊपर चलती है? पुलिस वाले लाठी किसके ऊपर चलाते हैं? कमज़ोर के ऊपर चलाते हैं ना? सामाजिक नियंत्रण किसके ऊपर होता है? इनफॉर्मल के ऊपर ही हो रहा है ना? तो कहीं न कहीं ये जो सेक्टर है, गरीब लोगों के ऊपर बिल्कुल। तो हमें ये समझना होगा कि ये जो इनफॉर्मल सेक्टर है, जाने-अनजाने में सामाजिक नियंत्रण जो है, उसको बढ़ावा दे रहा है। क्या ये इंटर कास्ट मैरिज इस समूह में क्यों नहीं हो सकती? क्या प्रॉब्लम है? इसमें प्रॉब्लम क्या है? बता सकता है कोई भी? क्या प्रॉब्लम है? एनीवन? ये जो इनफॉर्मल सेक्टर है, ये जो अनौपचारिक संगठन है, इसमें जो इंटर यानी कि अंतर जातीय विवाह जो होते हैं, उसके लिए जिम्मेदार कारक है, ये क्यों नहीं कर पा रहे? किसी ने कहा समाज, है ना? समाज ही है। हाँ, बिल्कुल समाज तो है, बिल्कुल है, ऐसा है। किसी ने कहा रूढ़िवादी समाज, है ना? यानी कि हम क्या हैं, कहीं न कहीं ये जो इनफॉर्मल सेक्टर है, ये रूढ़िवादी सोचों पर निर्भर है, उसमें लिप्त है। तभी तो ये प्रॉब्लम हो रही है। जो कुछ हट के सोच लेता है, आपने देखा होगा कि इन्हीं गरीबों में से, हम जैसे गरीबों में से ही कुछ लोग बड़ा कर जाते हैं। आपने देखा होगा एक ऐसा गरीब व्यक्ति था जिसके बेटे को गूगल में नौकरी मिल गई थी, है ना? तो वो क्या हुआ? वो रूढ़िवादी सोच से बाहर निकला। उसे लगा कि हम कुछ अलग कर सकते हैं। यानी कि कहीं न कहीं यहाँ पर रूढ़िवादी जो शब्द है, वो इनके ऊपर हावी है। अब इसमें से कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत मॉडर्न है। इस समाज में एक ऐसा व्यक्ति है ना? जो बहुत मॉडर्न है। अब वो क्या करेगा? वो इंटर कम्युनिटी मैरिज को बढ़ावा देगा। अब वो बढ़ावा देगा तो समाज के जो स्ट्रक्चर है, जो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन है, उसमें चेंज आ रहेगा। आएगा ना चेंज। ये कभी भी सोशल स्ट्रैटिफिकेशन के चेंज में जो है ना, एग्री नहीं करते। ये कहते हैं जैसा चल रहा है चलने दो। कभी भी अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में तभी महिलाओं को शिक्षा मिलेगी जब इनकी रूढ़िवादी सोच जो है खत्म होगी। आपको पता है कि इसी सेक्टर से महिलाओं को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। यहीं पर महिलाओं के शिक्षा और स्वास्थ्य में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है। धन तो एक तो मान सकते हैं प्रॉब्लम है, लेकिन सबसे मेजर प्रॉब्लम जो है वो रूढ़िवादी सोच है। इससे आप लोग एग्री करते हैं? आपने ऐसे बहुत सारे गरीब लोगों को देखा होगा, जिन्होंने अपनी बेटी को पढ़ाने के लिए कड़ी से कड़ी मेहनत की और कर्ज भी लिया है। तो कहीं न कहीं वो जो रूढ़िवादी सोच थी, वो खत्म हुई थी तभी तो उन्होंने इतना बड़ा रिस्क लिया। और जो रूढ़िवादी सोच से लिप्त हैं, वो कभी क्या ऐसा डिसीज़न ले पाएगा? कभी क्या वो अपनी बेटी को दिल्ली भेज पाएगा या फिर किसी अच्छी सिटी में भेज पाएगा पढ़ने के लिए? या फिर उसे एजुकेशन के बेस्ट प्लेटफ़ॉर्म को प्रोवाइड कराएगा? ऐसा नहीं है। पॉसिबल ही नहीं है। बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। इसकी प्रॉब्लम की जड़ तक आपको समझना होगा। ये जो इन्फॉर्मल सेक्टर है ना, खुद में ही प्रॉब्लम है। जैसे कहें कि इस समूह में प्रॉब्लम है, इस समूह में ये कमी है, तो वो कमी उन्हीं की वजह से आई है ना, उस समूह के लोगों में
खुद की वजह से वो प्रॉब्लम आई है। अगर ये सामाजिक नियंत्रण का शिकार हैं, तो कहीं न कहीं इन्होंने अपनी आवाज़ को दबा के रखा है, तभी तो इनको कंट्रोल किया जा रहा है। अच्छा, आपने देखा होगा कि बहुत सारी महिलाओं के साथ घरेलू हिंसा होती है। होती है? अब ये बताइए घरेलू हिंसा को कौन बढ़ावा दे रहा है? वो आदमी दे रहा है कि वो औरत दे रही है? लॉजिकली बताइएगा। वो महिला ही कहीं न कहीं बढ़ावा देती है, क्योंकि उसने आवाज़ नहीं उठाई। प्रॉब्लम ये है कि उसने आवाज़ नहीं उठाई। अगर आपको कोई कंट्रोल कर रहा है, तो आप कंट्रोल होने दे रहे हैं, एक्चुअल में, है ना? आपको होने नहीं देना है। इस चीज़ का ध्यान रखना है। आपकी निजी ज़िंदगी में ऐसा हो रहा है। कल मेरे सामने एक वाक़या फिर से आया और मुझे मालूम चला कि आप उन चीज़ों को होने दे रहे हैं। ये आप ही लोगों का इंसिडेंट है जो मेरे सामने आया था। आपने उन चीज़ों को होने दिया। एक्चुअल में वो नहीं होना चाहिए था। आप लोगों ने परमिशन दी, वो चीज़ें फिर हुई। तो आप लोग ये जान के रखिए कि अगर आप फेल हो रहे हैं, तो फेल होने के पीछे भी आप ही ज़िम्मेदार कारक हैं। और अगर कोई पास हो रहा है, तो उसके लिए भी ज़िम्मेदार कारक खुद है। लेकिन एक्चुअल में हम ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि प्रॉब्लम तो मुझ ही में है। कल जो इंसिडेंट मेरे सामने आया, मुझे मालूम था कि वो इंसिडेंट आज नहीं तो कल होना है। मैंने कुछ लोगों को आगाह भी किया था कि वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए, आप लोग सावधानी बरतिएगा। और मैंने जो इग्नोरेंस वाला कॉन्सेप्ट था, है ना? इग्नोरेंस वाले कॉन्सेप्ट की वजह से वो चीज़ें वहीं पर खत्म हो जाती। नहीं देखिए, ये कैसी होती है ना, कभी-कभी ज़िंदगी में क्या होता है कि हम कहानी को समझने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन कहानी समझ में नहीं आती है। तो वही वही चीज़ मैं समझा रहा हूँ, जो कुछ लोगों को समझ में आएगा और कुछ लोगों को नहीं समझ में आएगा। तो आप लोगों को कहानी नहीं जाननी है ना? उसमें कुछ होगा भी नहीं। आप लोगों के एग्ज़ाम में भी नहीं आएगा, लेकिन जिसको पता है, वो ये चीज़ें समझ के रखें कि जो चीज़ें आप पढ़ रहे हैं ना, वही अप्लाई हो रही है। कुछ कोई फ़ायदा नहीं। कभी-कभी कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं ना, जो नहीं समझ में आने चाहिए। उसमें से ये एक छोटा-सा सेक्शन है, जो आपको नहीं समझ में आया, तो उससे कुछ नंबर नहीं कटेंगे, है ना? आगे बढ़ते हैं। सांस्कृतिक मूल्यों की स्थापना। सांस्कृतिक मूल्य सबसे ज़्यादा इसमें होता है इस अनऑर्गनाइज़्ड सेक्टर में। सबसे ज़्यादा क्या होता है? समाज को प्रायोरिटी दी जाती है ना? मैंने बताया था ना कि जहाँ पे रूढ़िवादी समाज होगा, वहाँ पे महिलाएँ क्या होंगी? घूँघट ओढ़ के काम करेंगी। आज भी होता है। आज भी हमारे गाँव में ऐसा होता है कि जित इतनी गर्मी होगी और फिर भी महिला जो है, वो घूँघट ओढ़ी होगी। क्या इतना ये उचित है? क्या आज के समय में इतना उचित है जहाँ पे टेम्परेचर 43-44 जा रहा है? बहुत ये गलत है भाई, मैं इसको पूरी तरह से बॉयकॉट करता हूँ। बॉयकॉट शब्द मैं नहीं यूज़ करूँगा। हुँ। सांस्कृतिक मूल्यों की स्थापना, ये यहाँ पर मूल्य होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए। जैसे बड़ों का सम्मान करना चाहिए, ठीक है? महिलाएँ घर के काम के लिए बनी हैं, इसका मैं समर्थन नहीं करता। ये सांस्कृतिक मूल्य बना हुआ है, अनऑर्गनाइज़्ड सेक्टर में, ठीक है? एक तरीके से क्या बोला जाता है कि महिलाएँ जो हैं, क्या होती हैं? होममेड होती हैं, घर का काम करने के लिए होती हैं, ऐसा है ना? इस ये सांस्कृतिक मूल्य है इस सोसाइटी का।
लेकिन क्या एक्चुअल में इसको आप एक्सेप्ट करेंगे? बताइए। नहीं करेंगे, बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ऐसे सांस्कृतिक मूल्यों का क्या फ़ायदा? लेकिन कुछ सांस्कृतिक मूल्य बहुत अच्छे होते हैं, कुछ सांस्कृतिक मूल्य बहुत अच्छे होते हैं। तो यानी कि अगर आपको ये बातें बतानी हो कि ऑर्गेनाइज़ सेक्टर और अनऑर्गेनाइज़ सेक्टर में सबसे ज़्यादा सांस्कृतिक मूल्य किसमें देखने को मिलते हैं, तो वो यही होगा, सांस्कृतिक मूल्य देखने को मिलेंगे। क्या वो ज़रूरी है कि वो समाज हित में हो? क्या कोई ज़रूरी है कि वो समाज हित में होगा? ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। चौथा, सदस्यों को सामाजिक संतुष्टि प्रदान करना। आपको पता है कि कभी-कभी क्या होता है कि ज़िंदगी में सरकारी नौकरी लगने में समय लगता है ना? सरकारी नौकरी लगने में समय लगता है ना? अब 1-2 सालों तक तो सरकारी नौकरी भूल ही जाइए आप लोग, जिस तरीके से सरकार की पॉलिसी है ना? लेकिन आप क्या करेंगे? इनफॉर्मल सेक्टर को अपनाएँगे कि नहीं अपनाएँगे? यही इनफॉर्मल सेक्टर ही तो आपको सामाजिक संतुष्टि देगा, जब तक आप फॉर्मल सेक्टर में एंटर नहीं कर जाते। सामाजिक संतुष्टि तो यही देगा, यही संगठन देगा आपको, और कोई नहीं दे सकता सामाजिक संतुष्टि। क्योंकि सबसे ज़्यादा सामाजिक संतुष्टि किसी भी समाज में ये संगठन देता है। चाहे कोई भी समाज हो, कोई भी देश हो। हमारा इंडिया ही नहीं है जहाँ पे सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मल सेक्टर के लोग हैं, हर कंट्री में ऐसा है। किसी में 19 है, किसी में 20 है। तो एक्चुअल में हमें समझना होगा कि ये जो इन्फॉर्मल सेक्टर है, वो सामाजिक संतुष्टि का सबसे बड़ा कारक है। है ना भाई? और जब है, तो इसको जो है बढ़ावा देना होगा, इनके हितों को ध्यान देना होगा। हाँ, देखिए हमने एक पूरक शब्द पढ़ा था ना अभी यहाँ पे, जैसे राम और लक्ष्मण एक दूसरे के पूरक थे। जैसे राम और हनुमान जी, है ना? हनुमान जी और राम जी, दोनों लोगों ने एक दूसरे को पूरा किया। जब भी राम जी का नाम लिया था, हनुमान जी का नाम लिया जाता है। जब कभी राम जी का नाम लिया था, सीता जी का नाम लिया जाता है। क्योंकि इन दोनों के बिना कोई पूरा नहीं होता है। किसी ने अभी कहा था कि इंसान जो है विवाह के बाद पूरा होता है कि नहीं होता है? तो ये लॉजिक समझ में आ गया? इस लॉजिक से सोच लीजिएगा कि इंसान तभी पूरा होता है, नहीं तो अधूरा होता है। अब किसी के पर्सनल चीज़ें होंगी उसके ऊपर नहीं आएँगे हम। लोग दुखी होते हैं, तो वो दुखी चीज़ें नहीं हम उसके ऊपर आएँगे कि यहाँ पे चीज़ें जो है ना अधूरी से पूरी हो जाती हैं, लेकिन उसमें एक नज़रिया जो होता है ना, वो मायने रखता है। जैसे कि जो चीज़ें मैंने बताई, उसमें आप लोग कुछ लोग एग्री होंगे और कुछ लोग डिसएग्री होंगे, है ना? लेकिन एग्री होंगे तो नज़रिया अलग होगा, डिसएग्री होंगे तो नज़रिया अलग होगा। होगा ना? होगा, बिल्कुल होगा। तो सब कुछ इस नज़रिए का ही दोष है। अब हम लोग इसमें अंतर भी जान लेते हैं। जैसे कुछ लोग जीवन भर अकेले रहना चाहते हैं, कुछ लोग जीवन भर प्राइवेट नौकरी करना चाहते हैं, कुछ लोग ज़िंदगी भर सरकारी नौकरी करना चाहते हैं, है ना? ये क्या है? ये हमारी अपनी खुद की इंडिविजुअल सोच है। कुछ लोग सिर्फ़ आईएएस ही बनना चाहते हैं और कुछ नहीं। ऐसा है? जब ऐसा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? हम सिर्फ़ अपने नज़रिए को हावी हो रहे हैं। लेकिन ना तो इन्फॉर्मल सेक्टर में प्रॉब्लम है,
ना फॉर्मल सेक्टर में, क्योंकि जीवन तो वहाँ पे मिल रहा है। बस सबसे बड़ी प्रॉब्लम है सिक्योरिटी नहीं है, सुरक्षा का अभाव है। हम सरकारी नौकरी क्यों करते हैं? क्योंकि 60 साल तक ज़िंदगी चलेगी अच्छे से। बच्चों को पीएफ से कभी का पैसा निकाल के उनकी शादी कर सकता है। रिटायर होंगे तो कुछ पीएफ का पैसा मिलेगा तो कहीं इन्वेस्ट करेंगे। चारों धाम की यात्रा करेंगे। सिक्योरिटी है, फ्यूचर सिक्योरिटी है। लेकिन इनफॉर्मल में नहीं है। अब इसे हमें समझना होगा कि इनफॉर्मल सेक्टर और फॉर्मल सेक्टर किस तरीके से अपने गुणों को बताता है और इनकी क्या भूमिका है और इनमें क्या अंतर है। ये जो इनफॉर्मल और फॉर्मल सेक्टर है, इसको पढ़ लिया आपने, तो ये जो हमारा सोशल जस्टिस वाला सेक्शन है, वहाँ पर भी मैंने पढ़ाया हुआ है, बहुत डिटेल में बताया था। यानी कि ये सोशल जस्टिस को भी कंप्लीट कर देगा, थोड़ा। ये जो सेक्शन है औपचारिक और अनौपचारिक, वो सेक्शन यहाँ पे पूरा हो जाएगा। में सत्ता जो है ना, ये जो अनौपचारिक संगठन है, उसमें सत्ता जो है वैयक्तिक होती है और औपचारिक संगठन में संस्था व्यक्तिगत संस्थागत होती है। समझ रहे हैं? यहाँ पे आदमी जो है ना, जिससे कुछ लोग होते हैं जो इनफॉर्मल सेक्टर में कब अपने आप को राजा समझते हैं, कोई बता सकता है? इनफॉर्मल सेक्टर के लोग कब अपने आप को राजा समझते हैं? एनीवन? कब वो अपने आप को सत्ताधारी समझते हैं? हाई पोस्ट, पैसा ज्यादा, सिक्योरिटी मिली। अच्छा पोस्ट होना, हाँ इनफॉर्मल सेक्टर की बात कर रहे हैं ना। हाँ, किसी ने कहा कि जब बॉस बन जाते हैं ना, ये बॉस तभी बनते हैं जब खुद के अंदर क्या हो जाती है, हिम्मत आती है ना। और ये क्या होते हैं, ये इनफॉर्मल सेक्टर वाले राजा तभी बनते हैं जब ये दारू पीते हैं, अदरवाइज इनके अंदर हिम्मत नहीं है। यानी कि जब इनके अंदर हिम्मत तभी आती है, हिम्मत कब आती है, या आर या पार या मान सम्मान की लड़ाई होती है ना। मजाक थी वो बात, ठीक है। जिस बात को आप लोग अभी समझ रहे हो वो मजाक थी, लेकिन वास्तव में ये इनके अंदर सत्ता तभी आती है जब यहाँ पर इनके मान सम्मान और इनके अस्तित्व की बात आ जाती है। अदरवाइज ये कभी समूह में नहीं लड़ते हैं, ये अकेले ही अकेले ही अपनी बात को रखना होता है। इनफॉर्मल सोसाइटी में कभी भी जाइए, कभी भी इन समूह में जाइए, तो ये अपने लिए अकेले ही लड़ते हैं, क्योंकि इनके साथ समूह नहीं होता है। लेकिन कभी भी फॉर्मल सेक्टर होगा, जो भी अच्छी जगह पे होगा, ये मान लेते हैं कि कोई सरकारी नौकरी वाला व्यक्ति, वो क्या करेगा, दबाव बनाने की कोशिश करेगा कि नहीं, पैसे के दम पर। एक है व्यक्ति जिसके सामने ये दोनों एक दो व्यक्ति हैं, एक्स और वाई, ये है फॉर्मल सेक्टर का और ये है इनफॉर्मल सेक्टर का। दोनों आमने सामने रहते हैं, इन दोनों की लड़ाई हो जाती है। अब बताइए क्या होगा? क्या ये अपनी लड़ाई अकेले लड़ेगा? क्या ये अपनी लड़ाई अकेले लड़ेगा? नहीं, ये दबाव बनाएगा समूह में। हो सके कोई एसपी को फोन मिला दे, कोई डीएसपी को मिला दे, पावर का यूज करेगा। बिल्कुल सही बात है, पावर को यूज किया जाएगा। क्या इसके पास पावर है? इसकी सत्ता तो खुद ही है ना, वो सब कुछ वही है, लड़ना भी उसे ही है, मरना भी उसे ही है। इसी समझ रहे हैं, सत्ता व्यक्ति को होती है इनफॉर्मल सेक्टर में। ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? यहाँ पे अकेला ही जिंदगी में जीता है और मरता है, कंधा भी उसे अकेले ही देना पड़ता है। आपने देखा होगा लोग जो है, इनको कंधे नहीं मिलते, इनफॉर्मल सेक्टर के लोगों को कभी चार कंधे भी नहीं मिल पाते। तो जिंदगी में जब जिएगा तो तब लोगों का समर्थन कहाँ मिला, मरने के बाद तो मिल नहीं पाया, तो जीते समय कैसे मिल पाएगा? हाँ, सब मोह माया है।
सब मोह माया है। अनौपचारिक संगठन की आकार की दृष्टि से बहुत छोटे होते हैं अनौपचारिक संगठन, औपचारिक संगठन बड़े होते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। नहीं, सब मोह माया नहीं है भाई। देखिए हमने कहा था ना नज़रिया है ना? कोई राजन को ऐसा नहीं करेगा, राजन को ऐसा कोई इनडायरेक्टली नहीं बोलेगा, सब मोह माया है, तो फिर कोई भी छोड़ सकता है ना यूपीएससी की तैयारी। ये तो मोह है ना, आपको मोह है, माया है, 4 दिन की ज़िंदगी है, फिर अंधेरी रात है, तो वो उससे कोई मतलब नहीं है ना। सबका अलग-अलग दृष्टिकोण है और हर दृष्टिकोण को आप लोग नहीं अप्लाई कर सकते। कौन कह रहा है? अरे! मोह बुरा है, हम सोचे मोहब्बत बुरी है। ऐसे शब्द आप लोग शॉर्टकट का बहुत ज़माना चल गया है। चलिए, अगले पॉइंट की तरफ आते हैं, अनौपचारिक संगठन। देखिए, अनौपचारिक संगठन क्या होगा, बहुत क्या होगा, समूह में क्या होगा, बड़ा होगा और औपचारिक संगठन जो है, समूह में छोटा होगा ना? ये चीज़ याद रखिएगा। ये लेकिन यहाँ पे लिखा है कि औपचारिक संगठन बड़े होते हैं, है ना? और यहाँ पर आकार की दृष्टि से ये छोटे होते हैं। फॉर्मल सेक्टर जो है, आकार की दृष्टि से क्या होता है? ये जो आकार की दृष्टि होती है, जैसे आप सब्ज़ी लेने जाते हैं सब लोग? कितने लोग सब्ज़ी लेने जाते हैं? सब्ज़ी लेने सब लोग जाते हैं। आपने देखा होगा कि सब्ज़ी का जो मार्केट उसमें गिने-चुने लोग सब्ज़ी लगाते हैं, है ना? लेकिन सब्ज़ी लगाने वालों की संख्या कम होती है और लेने वालों की ज़्यादा होती है। हाँ, यानी कि इनफॉर्मल सेक्टर जो है वैसे भी हमेशा हाँ, पूछ लीजिए अंजलि, क्वेश्चन पूछ लीजिए। अगर किसी का क्वेश्चन मैंने जाने-अनजाने में इग्नोर कर दिया है, तो वो पूछ ज़रूर लेगा, ठीक है? नहीं, अब फिर से पूछ लीजिए, वो चला गया ऊपर शायद। सामाजिक संगठन, उसको भी अभी डिस्कस कर लेते हैं। ये लास्ट पॉइंट डिस्कस कर लें, फिर उसके बाद सामाजिक संगठन के ऊपर भी आ जाएँगे। अनौपचारिक संगठन औपचारिक संगठनों की स्थापना नहीं कर सकते क्योंकि आज के युग में बड़े उद्योगों की आवश्यकता है। इसलिए अनौपचारिक संगठनों को पूरक संगठन के रूप में स्वीकार किया जाता है। ये है हमारा थर्ड पॉइंट, जो बहुत ईज़ी है। देख रहे होंगे आजकल अपने जन समाज में। मनरेगा समझ में नहीं आया। देखिए मनरेगा जो है ना एक सरकारी योजना है, जिसके थ्रू ग्रामीण लोगों को 100 दिन का रोज़गार दिया जाता है। बस ये कहानी है। 1 साल में 100 दिन का रोज़गार दिया जाएगा। ये है योजना और उसी के थ्रू मिलता है 100 दिन का रोज़गार। बस कहानी इतनी है। अब आते हैं सामाजिक संगठन की बात। सामाजिक संगठन में क्या होगा? प्रेशर ग्रुप आएगा, दबाव समूह सुना है? आएगा। प्रायोरिटी प्राइमरी फॉर्मल सेक्टर को मिलती है या इनफॉर्मल सेक्टर। देखिए सोसाइटी में हमेशा प्रायोरिटी और सत्ता जो है किसको मिलेगी? फॉर्मल सेक्टर को मिलेगी। ठीक है?
अक्षय पात्रा फाउंडेशन। हाँ, सामाजिक संगठन क्या होते हैं? समाज के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बनाए जाते हैं, उनके हितों की पूर्ति के लिए बनाए जाते हैं। ठीक है। स्थापन, दबाव समूह हो गया, एनजीओ हो गया, सिविल सोसाइटी हो गया, नातेदारी हो गई, बहुत सारे सामाजिक संगठन हैं, है ना? ये याद रखिएगा, नातेदारी भी आता है समाज शास्त्र के अनुसार। ठीक है, समाज शास्त्र में नातेदारी भी एक सामाजिक संगठन। हाँ, क्लियर हुआ जरा? एक बार मैं रिफ्रेश कर देता हूँ जरा। पूजा सुन लीजिए ध्यान से, डिफिनीशन जानना है तो। सामाजिक संगठन वे संगठन होते हैं जो किसी विशेष उद्देश्य और पूर्ति के लिए इस्टेब्लिश किए जाते हैं, उन्हें बोलते हैं सामाजिक संगठन। उनके हित होते हैं, उस समूह के अपने व्यक्तिगत हित होते हैं और उसकी पूर्ति के लिए सामाजिक संगठनों का निर्माण किया जाता है। रही बात नातेदारी, नातेदारी क्यों है? कि आप जो है एक समाज में व्यवस्थित रूप से जीवन जी सके, आप प्रेम पूर्वक जीवन जी सके। क्या बिना नातेदारी के आप प्रेम पूर्वक जीवन जी पाएंगे? बताइए, नातेदारी के बिना क्या आप समाज में सद्भाव और प्रेम के साथ जीवन जी सकते हैं? पॉसिबल नहीं है। कोई अकेला जिंदगी जो है प्रेम और सद्भाव के साथ जी सकता है? क्या अकेला व्यक्ति जिसके पास कोई रिश्ता नहीं है, क्या वो प्रेम और सद्भाव के साथ जी सकता है? नहीं, नॉट पॉसिबल। बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। इसलिए बनाया गया है। नातेदारी को क्यों सामाजिक संगठन माना गया? क्योंकि वह जो है उन समूह उस समूह से जुड़े हुए लोग, जैसे कि एक परिवार में क्या होता है, मम्मी पापा होंगे, भाई बहन होंगे, बुआ फूफा होंगे, है ना? बहुत तरीके के रिश्ते होते हैं, है ना? लेकिन ये इसलिए बनाया गया है ताकि आप सद्भाव और प्रेम के साथ जीवन को जी सकें। यहाँ पर उद्देश्य है प्रेम पूर्वक जीवन जीना, व्यवस्थित जीवन जीना, यही एक उद्देश्य है। यहाँ पे अदरवाइज और कोई मतलब नहीं। हाँ, नातेदारी में तो हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। नातेदारी में तो बहुत डिटेल में चर्चा करेंगे। उसमें सबसे ज्यादा मजा किसको आएगा? मजा राजन को आएगा, सबसे ज्यादा मजा, है ना राजन? रोहित को भी आएगा, ऐसा थोड़ी ना है, रोहित को भी आएगा। आगे बढ़ते हैं, अनौपचारिक संगठन के दोष भी जान लीजिए। इन संगठनों में अफवाह को फैलने से भय रहता है ना? अफवाहें वो चलती हैं, फेक न्यूज कहाँ चलती है? फेक न्यूज कहाँ पे चलती है? यहीं से जनरेट होती है, और सबसे ज्यादा डरते भी यही है फेक न्यूज से, क्योंकि ये लोग कभी चेक नहीं करते हैं, फॉरवर्ड बहुत तेजी से करते हैं। जैसे कि लोग जो है ना, आपने देखा होगा गांव में बहुत ज्यादा अफवाहें चलती हैं, गांव में सबसे ज्यादा फेक न्यूज चलती है, अफवाहें चलती है। अच्छा, कोई बात नहीं, हो गया, कोई दिक्कत नहीं है ना? कोरोना से कोई मरेगा नहीं, पहली बात ये याद रखिए। और हम जैसे युवा तो मर ही नहीं सकते, और केजरीवाल तो मर ही नहीं सकते। क्यों नहीं मर सकते? क्योंकि वो मुफलर लगाते हैं। चलिए, है ना? कोरोना से कोई नहीं मरेगा। हो सकता है जैसे अभी एक बीजेपी के नेता को हो गया जो इतना बोलते थे, है ना? तो कोरोना कोई ऐसी चीज नहीं है। और अफवाहों पे ध्यान मत दीजिए, नहीं तो फिर क्या होगा?
अब ये बताइए, एक आप लोगों ने न्यूज़ नहीं सुनी होगी, दारू पीने से वो होता है, कोरोना खत्म होता है। ये अफ़वाह कहाँ फैली थी? इनफॉर्मल सेक्टर में ही तो फैली थी। सबसे ज़्यादा वहीं से फैल रही थी। समझ रहे हैं? 15 लाख वाली इन्फॉर्मेशन की मोदी जी 15 लाख देने वाले हैं। ये खबर कहाँ फैली थी? इनफॉर्मल सेक्टर में ही फैली थी। जनधन खाते किसके पास है? इनफॉर्मल सेक्टर के पास ही है मोस्टली। 15 लाख कहाँ आने थे? वहीं आने थे। अफवाह वहीं से जनरेट होती है, क्योंकि वहां पर क्या होता है, शिक्षा का अभाव होता है। शिक्षा कम होगी तो हमारे पास फैक्ट भी कम होंगे और प्रॉब्लम वहीं पर हो जाती है। और वहां पे लोगों को बेवकूफ आसानी से बनाया जाता है। और इन सब के पीछे बस एक ही जिम्मेदार कारक है, वो है शिक्षा का अभाव। अगर शिक्षा होगी तो प्रॉब्लम नहीं होगी। है ना? एक इन्फॉर्मेशन जो है, हाँ, जैसे कि अब यूपीएससी अब 2021 में लेगा पेपर प्रीलिम्स का। अच्छा, ये फेक न्यूज़ है, ये सच है? कार्मिक समूह के द्वारा संगठन पर निर्धारित प्रतिमानों को स्वीकार करने के लिए हमेशा दबाव दबाव बना रहता है ना? दबाव तो हमेशा बनेगा भाई, कि उनकी डिमांड को पूरा किया जाए। लेकिन कोई ज़रूरी थोड़ी ना कि हर डिमांड को पूरा किया जाए। ये संगठन परिवर्तन के विरोधी होते हैं, इनको परिवर्तन नहीं पसंद होता है। जैसे हमने बोला था ना कि अगर इनकी एक ही जाति में विवाह होता है, तो ये दूसरी जाति में विवाह को स्वीकार नहीं करेंगे। लड़कियां अगर भोजन बनाती हैं, खाना बनाती हैं, घर का काम करती है, तो उन्हें महिलाओं को शिक्षा पसंद नहीं होगा। कल ऑप्शनल की क्लास नहीं है। कल कौन सा दिन है भाई जो क्लास नहीं है? ये भी फेक है लग रहा है भाई, क्लास होगी मुझे लगता है। हर दिन है क्लास, इतनी बड़ी है। चलिए, अनौपचारिक समूह और संगठन के उद्देश्यों से असमानता के कारण संघर्ष बढ़ता रहता है। देखिए, हमने कहा था ना कि ये जो कार्ल मार्क्स हैं, हमेशा इनका साथ नहीं छोड़ेंगे। कार्ल मार्क्स इनके बहुत बड़े समर्थक हैं, इनके दोस्त हैं, इनके यार हैं। ये याद रखिएगा, कार्ल मार्क्स इनके साथ मरने के बाद भी जिंदा है। भले ही विचारों के रूप में, कोई भूत के रूप में नहीं समझेगा, ठीक है ना? कार्ल मार्क्स आज भी विचारों के रूप में इनके साथ जिंदा है। बहुत अच्छी, ये सच होना चाहिए भाई। ये ऐसी फेक न्यूज़ नहीं चलेगी, है ना? इसको आप लोग सच साबित करिए भाई, ऐसे मत किया करिए। चलिए, अगले पॉइंट पे आते हैं, आज के लास्ट पॉइंट पे। ऐसे संगठन में कार्य क्षेत्रों और दायित्वों से अस्पष्ट निर्धारण में मनमानेपन को बढ़ावा मिलता है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जो है ना, अनौपचारिक संगठन क्या होगा, वो चाहता है कि जो उसके दिल में है वो पूरा होना चाहिए। आपने देखा होगा कि ये जो सब्जी वाले हैं या फिर कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो हैं, लड़ते बहुत हैं कि ठेला तुमने मेरी जगह कैसे लगा लिया, है ना? कभी-कभी ऐसा होता होगा, आपने देखा होगा। इसकी जगह वो जगह ले लिया, उसकी जगह ये ले लिया और जाती महाभारत। जैसे लगता है कि रोड उन्हीं की है ना? रजिस्ट्रेशन वहां पे करा लिया, लेकिन वो क्या है, प्रॉब्लम है ना? ये लोग मनमानी करते हैं, तभी कभी-कभी लाठी चल जाती है। तो यहाँ पर जो है ना, मनमानी को लेके जो है ना, प्रॉब्लम है इनके शोषण को। अगर ये मनमानी ना करें तो बेवजह इनकी इमेज ना खराब हो। कुछ रिक्शे वालों की वजह से पूरी रिक्शे वाले की कम्युनिटी जो है वो बदनाम है। पुलिस वाले बेवजह कुछ रिक्शे वालों की वजह से सबके ऊपर लाठियां चला देते हैं।
ये इनके मनमाने बिहेवियर की वजह से कुछ लोगों का शोषण बढ़ जाता है, उन्हीं की कम्युनिटी के लोगों का, उसी संगठन के लोगों का। यानी कि मनमाना रवैया, चाहे जिस भी संगठन का, चाहे औपचारिक हो, चाहे अनौपचारिक, प्रॉब्लम्स उस पूरे समूह को हो जाती है। जैसे कहा नहीं जाता कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, यानी कि वो चीज सबके ऊपर फिर लागू हो जाती है। तो यहाँ पे ये चीज को समझना होगा कि औपचारिक संगठन और अनौपचारिक संगठन, तो अनौपचारिक संगठन में हमेशा कार्ल मार्क्स इनका साथ देंगे, क्योंकि शोषण तो हो रहा है ना, क्योंकि सुरक्षा तो है नहीं इनके साथ, ना स्वास्थ्य की, ना शिक्षा की, ना भविष्य की, ना इनके बच्चों की, किसी की प्रकार की तो कुछ सुविधाएं नहीं है, कुछ शिक्षा नहीं है, कुछ सुरक्षा नहीं है। और जब सुरक्षाओं का अभाव होगा तो क्या होगा, हमारे समाज में जो है ना अनइक्वलिटी दिखाई देगी, असमानता दिखाई देगी। और जब असमानता का प्रदर्शन बढ़ने लगता है, यानी कि लोगों को दिखने लगता है असमानता, जब असमानता का वर्चस्व लोगों की आंखों के सामने होगा तो वहां पे अराजकता भी होती है, होती है ना। आप सोचिए कि एक मोहल्ला है जहां पे सरकार आई और कुछ लोगों को मास्क बांट गई, कुछ लोगों को सैनिटाइजर बांट के गई, और कुछ लोगों को वहीं पे नहीं दे गई। क्या होगा, असमानता के प्रदर्शित होने की वजह से वहां पर क्या हो जाएगी, अराजकता हो जाएगी, लड़ाई झगड़े हो जाएंगे। हो सके जो लोग बांट रहे थे उन्हीं को लूट लिया जाए, उन्हीं के साथ मारपीट हो जाए, और जिन लोगों को दिया गया उन्हीं से छीना झपटी हो जाए, हो सकता है ना। इसी को तो अराजकता बोलते हैं, कि ये जो अराजक तत्व है, यानी कि जो समाज में सद्भाव को बिगाड़ते हैं। आप लोगों के जिंदगी में आप लोग कुछ ऐसे लोगों से मिले होंगे, या आपके कुछ ऐसे दोस्त रहे होंगे जो हर बात पे खड़े होते हैं कि चलो चलते हैं, उसने ऐसा बोल क्यों दिया, है ना। वो व्यक्ति किस विचारधारा का है, वो क्या, उसको जो है असमानता बिल्कुल भी पसंद नहीं है, अनइक्वालिटी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ऐसे लोग बहुत उत्तेजित रहते हैं। हाँ, तो ऐसा कहाँ मिलेगा हमको, जो है ऐसा देखने को मिलेगा, होते हैं कुछ लोग, आपने कॉलेज में तो खास कर देखे होंगे। ये क्या कर रहे हैं, अराजकता फैला रहे हैं। किस कारण से फैला रहे हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि अनइक्वालिटी हुई है, असमानता हुई है, इस वजह से। तो हमेशा ये याद रखिएगा, अराजकता के पीछे सिर्फ असमानता ही कारण होता है। आप देख लीजिए, कोई भी मॉब लिंचिंग देख लीजिए, कोई भी हिंसा देख लीजिए, कुछ भी देख लीजिए, कोई भी एग्जाम्पल उठा लीजिए, उसके पीछे कहीं ना कहीं अनइक्वालिटी जिम्मेदार होती है। बहुत लोगों की सुसाइड्स के पीछे भी अनइक्वालिटी होती है ना। बहुत सारे न्यूज़पेपर में आपने घटनाएं पढ़ी होंगी। तो ये याद रखिएगा कि अराजकता के पीछे सिर्फ असमानता जिम्मेदार कारक होता है। कल हम लोग 3 सिद्धांतों को पढ़ेंगे, और उसके बाद यूनिट 4 जो है, यूनिट 6 हो जाएगी कंप्लीट। और जो सिद्धांत मैं पढ़ाऊंगा वो बहुत ही आपके हेल्पफुल रहेंगे, है ना। अभी कुछ नहीं, जो खुद से बनाना होगा बना लीजिएगा क्वेश्चन, क्योंकि मैंने अनौपचारिक और औपचारिक संगठन के दोष और गुण अंतर बताए, तो इसके ऊपर खुद से बना के अगर लिखना होगा तो लिख लीजिएगा। लेकिन असली क्वेश्चन तो कल मैं दूंगा आप लोगों को, ठीक है। थैंक यू सो मच।